स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। आज हम लोग नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो कि ग्रेविटेशन लेसन होगा। ग्रेविटेशन एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ग्रेविटेशन के विषय में बता दें। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो भी एक मास है, ग्रेविटेशन की जो पहली बार शुरू किया था वो हमारे गैलीलियो ने शुरू किया था, गैलीलियो गैलीली ने। और इस बात का जो मेन प्रॉपर फॉर्म दिया वो आइजैक न्यूटन ने दिया। और गैलीलियो के ही टाइम से एक बात आ रही थी, जैसे पहले माना जा रहा था कि अर्थ हमारी बिल्कुल प्लेन सरफेस की तरह है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई इसका पहला श्रेय जो जाता है वो गैलीलियो को जाता है। एक चीज़ बता दें, जो फिजिक्स में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनमें 3 लोग सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। ग्रेटेस्ट होता है जिनके अप्रोच जो सबसे ग्रेट है वो पहले थे गैलीलियो गैलीली थे, फिर आइजैक न्यूटन हुए हैं, और जो 3rd नंबर पे आए मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो जैसे उन्होंने और आगे चीज़ों को देखा जब हमारी अर्थ जो है बिल्कुल एक गेंद की तरह है, बॉल की तरह है, मून है बॉल की तरह है, सन है बॉल की तरह, हवा में ये हैंग कर रहा है, लटक रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ जरूर है जो इसको बाउंड कर रही है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। या हम देखते कोई चीज़ कितनी भी ताकत से ऊपर फेंकी है लेकिन वो हमेशा ही अल्टीमेटली नीचे आकर के अर्थ में गिरती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर नीचे की ओर खींच रही है। जैसे हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो देखते थोड़ी देर बाद मोशन में जाने के बाद और वो बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाती है। वैसे ही किसी बॉडी को कितनी ताकत से फेंकिए लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे जमीन पे ही आएगी। तो ये जो फोर्स बाउंड करता है दैट इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके विषय में फिर वही बात आ जाएगी कि पहली बात गैलीलियो ने ही दी थी, और गैलीलियो की जो बात थी वो ये थी, इसलिए उनकी बात आई थी क्योंकि सबसे पहले आज के काफ़ी टाइम पहले जब चीज़ें नहीं थी तो ये माना जा रहा था कि जो सूर्य चंद्रमा है वो धरती के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन गैलीलियो ने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ऐसा नहीं है। सूर्य धरती के चारों चक्कर नहीं लगाता है, धरती जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। फिर आगे और चीज़ देखा गया कि जो सूर्य है वो एक स्टार है, तारा है, और उसके ये अर्थ समेत टोटल जो है 17 प्लैनेट्स है जो इसके अराउंड घूमते हैं। तो पहली बात जो दी गई है वो यही दी गई है, मोशन ऑफ ए प्लैनेट। मोशन ऑफ ए प्लैनेट का होता है मेनली सन के विषय में कि प्लैनेट किस तरीके से उसके चारों ओर मूव किया करते हैं। तो पहली बात जो आई है, पहले रूल आए वो मोशन ऑफ प्लैनेट के विषय में आए। मोशन ऑफ प्लैनेट में पहली चीज बताई गई जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में ये बताया कि अभी ये 11th की बात है, 12th में जाओगे देखोगे एक शेप जैसे हमारा सर्किल होता है वैसे ही एक शेप होता है इलिप्टिकल इलिप्स। इलिप्स का शेप जो है एक के आकार का होता है, अंडे के साइज का होता है। तो और इसके 2 फोकस होते हैं, एक मान लीजिए S1 हो गया, एक S2 हो गया। और ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट के रूल दिए थे केपलर ने दिया था, जिनको केपलर्स लॉ बोलते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट का जो रूल दिया था वो केपलर दिया था। केपलर्स ने 3 लॉ दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में जो पहली बात उन्होंने कही वो ये थी कि कोई भी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव किया करता है, तो सन उसके किसी एक फोकस में होता है। मतलब अगर इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, ये है इलिप्टिकल पाथ, एक के साइड का होता है, एक का जैसा शेप होता है वैसा होता है, तो उसके एक सेंटर में सन जो है सिचुएटेड होता है। तो पहली बार लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने बताया कि एनी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ऑर्बिट elliptical path and sun is situated at one of the focus of them। कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में दीर्घवृत्ताकार प्रांत में घूमता है और सन उसके किसी एक फोकस पे स्थित होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो लॉ ऑफ एरिया की कही। लॉ ऑफ एरिया ये है, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये मान लिया कि सन यहाँ पे है। अब अगर कोई पॉइंट ए ये है, टी टाइम पे प्लैनेट इस बी पे रीच करता है,
अब मान लीजिए किसी टाइम प्लेनेट यहाँ ए डैश पे है, उसी की टाइम पे प्लेनेट कुछ ऐसे आएगा, बी डैश पे आएगा, तो इस तरीके से आएगा कि दोनों का जो एरिया शिफ्ट होगा ये इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल टू एरिया ऑफ एस ए डैश बी डैश। फिर से समझिए, पहले प्लेनेट ए पे है, टी टाइम पे बी पे पहुंचा, तो अगर यहाँ से एरिया ये लाइन खींच दे तो ये एरिया शिफ्ट हो रहा है एस ए बी। अब किसी अलग टाइम पे जब इससे रूट था, अब इसके पास या ए डैश पे, उसी टी टाइम में बी डैश पे उस तरीके से आएगा कि एस ए बी का एरिया एस ए डैश बी डैश के बराबर होगा। इसको बाय रूल ऐसे बोलेंगे कि एनी प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। एक चीज यहाँ देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जब प्लेनेट सन से दूर होगा तो कम डिस्टेंस का स्लो मूव करता है, और जब प्लेनेट सूर्य के पास होगा, सन के पास होगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और इस तरीके से बढ़ती है कि दोनों का जो शिफ्ट एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा जो है वो लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब क्या हो गया कि फिर से वही चीज देखते हैं। मान लीजिए सन यहाँ पे है, इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये है, शॉर्टेस्ट ये है r1 और ये r2, तो r1 प्लस r2/2 ये मान लीजिए r के बराबर में एवरेज डिस्टेंस। तो थर्ड में कैप्टर ने बताया कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब के मीन्स टी स्क्वायर ये r1/r2 के क्यूब किया कि प्लेनेट और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज का मतलब समझ में आ गया होगा, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज द लोवेस्ट डिस्टेंस, दोनों का एवरेज अगर r के बराबर है तो सन और प्लेनेट के बीच के एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब है वो उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या उल्टा कह लीजिए मेनली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब मीन द टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट इक्वल टू क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट। पीरियड का मतलब क्या हो गया, यहाँ से चला यहाँ तक आने में टाइम लगा तो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर है उसके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन लॉ है, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट है, दूसरा लॉ ऑफ एरिया है, तीसरा लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है। तो ये तीन लॉ पहले जो है कैप्टर ने दिए अबाउट द मोशन ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले ही गैलीलियो ने दे रखा था कि जो हमारा सन अर्थ के चारों नहीं देखता, जबकि जनरल में देखने में लगता है कि सन सवेरे ईस्ट से निकला और वेस्ट पे जाकर के वो सनसेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल हमें फील होता है। एक्चुअली हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, अर्थ ही नहीं, जितने भी प्लेनेट है वो अराउंड द सन घूमते हैं। कहने का प्लेनेट जो है सन के अराउंड घूमते हैं, ना कि सन जो है प्लेनेट के अराउंड मूव करता है। तो पहले जो बात हुई मोशन ऑफ प्लेनेट की बात हुई, जिसको कैप्टर ने बताया कि किस तरीके से प्लेनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, उसकी हम लोगों ने बात किया, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, किस कंडीशन पे किस तरीके से मूव करते हैं। अब एक नेक्स्ट बात आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। एक्चुअल में इस लॉ को न्यूटन ने दिया था, उनके बेस में इसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। लेकिन ये बात न्यूटन ने एक सबसे इंटरेस्टिंग बात डिस्कवर की कि ये जो रूल है, ये ग्रेविटेशन लॉ है, ये यूनिवर्स के छोटे से छोटे पार्टिकल और बड़े से बड़े पार्टिकल, कोई भी बॉडी जिसमें मास है, ये रूल एक्ट करेगा, ये लॉ उसके लिए करेक्ट होगा, फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल जिसमें मास है वो इस रूल को फॉलो करेगा। और
इसे और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, क्योंकि न्यूटन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स की ये जो ग्रेविटेशन है, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने प्रॉपर्टी बताई कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, किन्हीं दो बॉडी के बीच में एक्ट होता है। अगर एक बॉडी है, इसका मास m1 है, एक बॉडी है, इसका मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F अगर दोनों बातों को मिला दिया जाए तो m1 इंटू m2 अपॉन r²। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन ने बताया कि अभी बात हमने बताया कि न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के कोई भी दो मास, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। वो फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा G। इस G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस G की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर। तो ये कैपिटल G की वैल्यू होती है जो न्यूटन ने यहाँ पे दिया था, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। और ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, मीन्स दो मास के बीच में अगर ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, तो अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो इसे F12 बोलेंगे, ये जो इसको अट्रैक्ट करेगी इसे F21 बोलेंगे। F12 इक्वल टू माइनस F21। कहने का था जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स ही है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। साथ में ये जो फोर्स है, क्योंकि G की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो 10⁻11 के पावर में है, इसलिए ये बॉडी छोटी बॉडी के लिए अप्लाई नहीं होती। मतलब दो पर्सन अगर एक दूसरे के क्लोज खड़े हैं तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स का अमाउंट इतना कम होगा, इतना लेस होगा कि ये अफेक्टेड नहीं होगा। ये हैवी बॉडी के लिए अप्लाई होता है, प्लैनेट, स्टार, इन सब के लिए अप्लाई होता है। यही वो फोर्स है जिसकी बदौलत, जिसके उससे हमारी अर्थ जो है एयर में कांस्टेंट है, मून है, स्टार्स हैं, ये इसी फोर्स की वजह से ही एयर में हैंग कर रहे हैं, एयर में स्टेशनरी है, क्योंकि ये बड़ी बॉडी के लिए अप्लाई होता है। तो पहली चीज तो अट्रैक्टिव है, बड़ी बॉडी के लिए अप्लाई होता है, छोटी पे अप्लाई नहीं होता। और ये मास पे मेनली डिपेंड करता है, छोटे मतलब मास की डिस्टेंस पे। जैसे जैसे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो जो फोर्स का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यही अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात की जगह दो मास यहाँ पे है, एक m1 है, एक m2 है। अब मान लीजिए इसी में एक मास अगर हम अर्थ ले लें और कोई भी अदर मास, जितने भी मास है, हमारी बॉडी है, हम हैं, कोई भी मास है, इसका मतलब अर्थ भी उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो अर्थ अपनी तरफ किसी बॉडी को टुवर्ड सेंटर खींचती है। ये फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर अप्लाई होता है, कोई भी मास टुवर्ड सेंटर अटैक करता है, अर्थ भी अपने सेंटर की ओर अटैक करेगी। इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टू एनी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। मतलब वो फोर्स जिससे मतलब अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अटैक करती है, दैट इज कॉल्ड ए ग्रेविटी। अब अगर अर्थ और किसी मास, अर्थ के मास को अगर m ले लें और इसके मास को m ले लें, इसकी रेडियस अगर r है तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, G_m अपॉन, यहाँ पे क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास और इसके बीच की डिस्टेंस r ही है, क्योंकि जो भी बॉडी होगी दैट विल बी ऑन द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे r² हो जाएगा। और यही फोर्स हमारा हम जानते हैं mg के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने दिखाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यही फोर्स जो है वो mg के बराबर हो जाता है, m से m कैंसिल हो जाएगा।
एम ई की वैल्यू जो है वो 6 इंटू 10⁻24 kg के बराबर होती है। आर ई की वैल्यू 6 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर होती है। इसको रख के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू हमको मिल जाती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस जी को अभी तक 10th क्लास तक कांस्टेंट पढ़ते आए हो 9.8 कहीं 10 ले लिया, वो एक्चुअल जी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो ये जी जो है कैपिटल जी एम ई और आर ई पे डिपेंड करता है और इस जी की वैल्यू कैलकुलेट करने पे 9.81 के बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये जी जो है इसी को ग्रेविटी फोर्स से ही हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके आती है, जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होती है। और अभी तक जो हाई स्कूल तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जी की वैल्यू भी वेरी करती है, उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स के बेस पे जी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी।